नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें नए सिरे से देखें। दैनिक भास्कर, भारत अमीरात की बेमिसाल जोड़ी। दैनिक जागरण, किसान और सियासत जनसत्ता, पुरस्कारों की गरिमा है जरूरी राशि सहारा, स्वच्छ पर्यावरण की उम्मीदें। अब आर्टिकल विस्तार से। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें नए सिरे से देखें। दैनिक भास्कर, किसानों की मांग है स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार C2 फॉर्मूले के तहत उन्हें उपज का MSP देना कानूनी अधिकार बनाया जाए। सरकार दावा कर रही है कि वह आयोग की सिफारिश के अनुरूप अनुरूप ही A2 FL से MSP तय करती है। आयोग का वास्तविक नाम नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स था, जो किसानों की बढ़ती आत्महत्याओं को देखते हुए बना था, और उसने 5 रिपोर्ट सौंपी थी। 5वीं रिपोर्ट में किसानों की उपज का MSP तय करने का तरीका बताया गया। पेज 84 में स्वामीनाथन कहते हैं, अगर किसानों को आने वाले कुछ वर्षों में C2 की दर से दाम नहीं मिला तो वे फसलों की बुआई बंद कर देंगे। प्रश्न 256 में कहा है कि MSP वेटेड औसत तात्कालिक अनुमानित दृश्य और अदृश्य खर्चे जोड़कर का 50% हो, लेकिन अगली पंक्ति स्पष्ट करती है कि किसान के हाथ में आने वाली आय लोक सेवक की पगार के समतुल्य होनी चाहिए। औसत किसान की आय 10,218 रुपए। पृष्ठ 74 में कहते हैं, अधिकांश राज्य 12 फसलों पर C2 संपूर्ण लागत के आधार पर MSP नहीं देते। भले ही सरकार आयोग की सिफारिश A2 मानती हो, लेकिन सच्चाई इन तथ्यों से समझी जा सकती है। भारत अमीरात की बेमिसाल जोड़ी। दैनिक जागरण, श्रीराम चौलिया सिस्टमकार शीघ्र प्रकाशित होने जा रही पुस्तक फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के लेखक हैं। कुछ चुनिंदा देश ही हैं जिनमें भारत का घनिष्ठ मित्र कहा जा सकता है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE का विशेष स्थान है। विगत 10 वर्षों में UAE रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मोर्चे पर भारत का बेमिसाल दोस्त बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया UAE की यात्रा के दौरान भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारे को लेकर बात आगे बढ़ी है। जयवान नाम नामक भारतीय जयवान नामक भारतीय रुपये पर आधारित डिजिटल भुगतान कार्ड का अनावरण हुआ है। इन सबसे बढ़कर अबू धाबी में भव्य स्वामीनारायण हिंदू मंदिर का उद्घाटन भारत के सांस्कृतिक विस्तार का प्रतीक है। एक ही दौरे में इतने पहलुओं पर ठोस प्रगति दर्शाती है कि अमीरात हमारे लिए कितना मायने रखता है। मोदी द्वारा अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान को मेरा भाई कहना और उन दोनों के बीच आत्मीय स्नेह के पीछे परस्पर हितों और मूल्यों का अभिसरण है। अमीरात भारत व्यापक सामरिक साझेदारी का एक मुख्य स्तंभ है। दोनों देशों का आतंकवाद और कट्टर जिहादी शक्तियों के विरुद्ध एकजुट होकर लड़ने का निश्चय एक समय था जब अमीरात इस्लामी भाईचारे को और उम्माह के नाम पर पाकिस्तान का करीबी हुआ करता था। कश्मीर पर उसका रुख भी भारत के खिलाफ होता था। वर्ष 1998 में जब पाकिस्तानी जिहादियों ने भारतीय विमान का अपहरण करके उसे पहले दुबई में उतारा था, तब अमीरात ने हमारी मदद नहीं की थी। वह जहाज वहां से बेरोक-टोक तालिबान शासित कंधार पहुंच गया था, जिसे छुड़ाने पर भारत को भारी कीमत अदा करनी पड़ी थी। समय के साथ बहुत कुछ बदला। वर्ष 2001 में अमेरिका पर आतंकी हमले के बाद और स्वयं अमीरात की राजतंत्री व्यवस्था के लिए खतरा बनते इस्लामिक अतिवादियों को देखते हुए अबू धाबी ने अपना दृष्टिकोण बदला। नई दिल्ली के साथ मिलकर पाकिस्तानी आतंकवाद पर नकेल कसना उसी दृष्टिकोण के अनुरूप है। दुबई में बसे भारत के सर्वाधिक वांछित आतंकवादियों की गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण में अमीरात ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जो दुबई और शारजाह कभी कुख्यात अपराधी और आतंकी सरगना दाऊद इब्राहिम के ठिकाने हुआ करते थे, वहां अमीरात की हुकूमत ने शिकंजा कड़ा कर दिया। मोदी युग में तो अमीरात ने इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC में भारत का पक्ष लिया और उस मंच पर पाकिस्तान के नापाक इरादों को चुनौती भी दी। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त किया गया, तब पाकिस्तान इस्लामिक जगत में उसका रोना रो रहा था। तब अमीरात ने पाकिस्तान को खुलेआम फटकारा और आतंक के विरुद्ध भारतीय सैन्य कार्रवाई की प्रशंसा की। आज अमीरात कश्मीर घाटी में सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। खाड़ी के अन्य देशों के मुकाबले अमीरात उदार इस्लामी मूल्यों और खुलेपन के मोर्चे पर अग्रणी रहा है। इसी कारण उसे भारत जैसे बहुसांस्कृतिक एवं संयत देश पसंद है। अमीरात ऐसा अनोखा देश है जिसकी सरकार में सहिष्णुता और सहिष्णुता को प्रोत्साहन देने के लिए पूरा मंत्रालय बनाया गया है। अमीरात ने रोमन कैथोलिक समुदाय के प्रमुख पोप फ्रांसिस की मेजबानी की, हिंदू मंदिरों और सिख गुरुद्वारों के निर्माण की मंजूरी दी, अब्राहमिक फैमिली हाउस की स्थापना की जिसमें मंदिर, मस्जिद और यहूदी उपासना गृह शामिल हैं। भारतीय संवेदनाओं की दृष्टि से ऐसा इस्लामी देश ढूंढने नहीं मिल सकता है और इसलिए अमीरात पूरे खाड़ी क्षेत्र में भारतीय प्रवासियों का सर्वाधिक पसंदीदा गंतव्य है। अमीरात में फिलहाल 35 लाख से ज्यादा भारतीय निवास करते हैं। अमीरात की कुल आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा भारतीयों का है। वहां पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस और ईरान के प्रवासियों की कुल संख्या से भी बढ़कर संख्या अकेले भारतीयों की है।
मेहनत मजदूरी से लेकर उच्च श्रेणी के पेशेवरों तक अमीरात की सरकार अन्य देशों के लोगों की तुलना में भारतीय नागरिकों को भी वरीयता देती है, क्योंकि आदर्श व्यवहार और परिश्रम में उनका कोई सानी नहीं। अमेरिका, चीन के बाद अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वहां बसे भारतीय निवेशकों और कंपनियों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। अमीरात भारत में चौथा सबसे बड़ा विदेशी निवेशक भी है, उसमें भी हमारे प्रवासियों की अहम भूमिका है। अमीरात जैसे छोटे से देश के लिए भारत जैसी भावी महाशक्ति के आर्थिक भाग्य पर निर्णायक प्रभाव होना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। अमीरात और भारत के बीच शताब्दियों शताब्दियों से समुद्री व्यापार कायम रहा है, जो अब तक ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमीरात ने हमारे पेट्रोलियम भंडार में तेल जमा कराने में अहम भूमिका निभाई। मोदी युग में दोनों सरकार ने आर्थिक निकटता की राह में सभी प्रकार के अवरोधों को दूर करते हुए एक अनुकूल परिवेश तैयार किया, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार निरंतर वृद्धि कर रहा है। वहीं खाड़ी देशों का मार्गदर्शक बनकर अमीरात ने सिद्ध किया कि भारत से सौदा मुनाफे का ही होता है और चीन, अमेरिका से इतर अगर विश्व में कोई देश है जिससे विपुल आर्थिक लाभ मिल सकता है तो वह है भारत। और अमीरात और भारत ने इजराइल और अमेरिका के संग आई टू यू टू जैसा रणनीतिक गठजोड़ बनाया है। आर्थिक गलियारा उसी का विस्तारित रूप है, जिससे भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप का एकीकरण संभव है। चीन केंद्रित विश्व व्यवस्था का विकल्प देने में अमीरात और भारत नींव की ईंटें हैं। अबू धाबी और नई दिल्ली अफ्रीका में भी मिलकर काम कर रहे हैं, जो त्रिकोणीय कूटनीति का उत्तम उदाहरण है। अमीरात भारत, फ्रांस की तिकड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए भी प्रयासरत है। ऐसी नवाचारी विदेश नीति पहल से भारत के अंतर्राष्ट्रीय कद और नेतृत्व का परिचय मिलता है, जिसमें अमीरात जैसे मित्रों का अहम योगदान है। अमीरात में अहलन मोदी का उद्घोष और बुर्ज खलीफा पर भारतीय तिरंगे की रौनक साफ दर्शा रही है कि ये दोस्ती और मजबूत होगी। किसान और सियासत, जनसत्ता। अब किसान आंदोलन को लेकर सियासत शुरू हो गई। जैसे ही किसानों ने दिल्ली की ओर कूच किया, सबसे पहले कांग्रेस ने उसे लपका और फिर आम आदमी पार्टी और दूसरे दलों ने। लगभग सभी विपक्षी दल किसान की मांगों के पक्ष में हैं। उन्हें मुखर होने का मौका इसलिए भी मिल रहा है कि सत्ता पक्ष ने किसानों को रोकने के लिए सड़कों पर कील कांटे ठोक दिए और दीवारें खड़ी कर दी, खाइयां खोद दी हैं। किसानों का जत्था अंबाला के करीब शंभू सीमा पर पहुंचा तो उन पर आंसू गैस के गोले दाग दी गई। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि अगर वो सत्ता में आई तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बना देगी। उधर भाजपा का कहना है कि स्वामीनाथन समिति की सिफारिशें तो तभी आ गई थी जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब उसने ऐसे क्यों लागू नहीं किया। इन सब के बीच अच्छी बात है कि केंद्र के 3 मंत्री एक बार फिर किसान नेताओं से बातचीत करने गए। मगध कृषि मंत्री का कहना है कि कोई भी कानून इस तरह आनन फानन में नहीं बन जाता, यानी सरकार अब भी इसे लेकर अपेक्षित गंभीर नहीं मानी जा रही। 2 वर्ष पहले किसान इसी आश्वासन पर आंदोलन से वापस लौटे थे कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून जल्दी ही बना देगी। इसके लिए समिति की भी गठित की गई, मगर कानून का प्रारूप अधर में ही लटका रहा। इसके अलावा आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मृत्यु हुई थी, उनके परिजनों को मुआवजा और उनके परिवार से किसी व्यक्ति को नौकरी देने का आश्वासन भी दिया गया था। आंदोलन के समय जिन किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे, सरकार ने उन्हें भी समाप्त करने का वादा किया था, मगर इनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हो सका है। ये ठीक है कि सरकारी फैसलों में वक्त लगता है, उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करना पड़ता है, मगर इतना भी वक्त नहीं लगता जितना किसानों के मामले में लगा है। फिर भी अगर सरकार ईमानदारी से किसान नेताओं को इन मामलों में आने वाली अड़चनों से अवगत कराती है तो शायद ये आंदोलन दोबारा ना उभरता। मगर सरकार ने न केवल चुप्पी साध रखी, बल्कि दमन के जरिए किसानों को चुप कराने की कोशिश करती देखी गई। इसलिए स्वाभाविक रूप से किसानों का भरोसा कमजोर हुआ है। सड़कें रोक देने की वजह से आम लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोज कामकाज के सिलसिले में आने जाने वालों को ठहर जाना पड़ा है। इस तरह न केवल दफ्तरी कामकाज बल्कि अनेक व्यावसायिक गतिविधियां भी बाधित हुई हैं। कोई भी लोकतांत्रिक सरकार इस तरह कोई भी लोकतांत्रिक सरकार कोई भी लोकतांत्रिक सरकार इस तरह सड़कों पर कील कांटे और दीवारें लगाकर किसी आंदोलन को कुचलने का प्रयास नहीं कर सकती। उसे इस सर्कस से बचने का प्रयास और बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए था। पिछले आंदोलन में भी केंद्र और हरियाणा सरकार को इस तरह के कदम उठाने की वजह से देश और दुनिया में खासी किरकिरी झेलनी पड़ी थी। हैरानी की बात है कि सरकार ने उससे कोई सबक नहीं सीखा, मगर जो राजनीतिक दल इसका सियासी फायदा उठाने का प्रयास करते देखे जा रहे हैं, वहीं किसानों के कितने हमदर्द हैं दावा नहीं किया जा सकता। उनके पुराने कामकाज के तरीके और फैसले भी हैं। पुरस्कारों की गरिमा भी जरूरी है। राष्ट्रीय सहारा 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के नियम में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत दिए जाने वाले पुरस्कारों को तार्किक बनाने के लिए बदलाव किए गए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित समिति के सुझाव बदलावों के तहत यह निर्णय लिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार और राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार का नाम बदला गया है, यानी अब पूर्व प्रधानमंत्री और दिग्गज अभिनेत्री के नाम को
बदलाव के तहत हटा लिया गया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सहित नकद पुरस्कारों की राशि में बढ़ोतरी और कई अन्य पुरस्कारों को शामिल किया जा रहा है। निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार का नाम अब निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म कर दिया गया है। इसमें मिलने वाली जो राशि पहले निर्माता निर्देशक में बांटी जाती थी, वह अब केवल निर्देशक को दी जाएगी। राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार अब राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कहा जाएगा। बेशक सरकार पर आरोप लगाया जा सकता है कि उसकी मंशा कांग्रेस द्वारा किए गए राजनीतिक नामकरणों में छेड़छाड़ करने की अधिक है। हालांकि पक्षपाती हुए बगैर सोचा जाए तो फिल्मों को दिए जाने वाले किसी भी पुरस्कार में राजनीतिक हस्ती का नाम शामिल किया जाना अतार्किक प्रतीत होता है। इंदिरा गांधी के नाम पर कोई भी राजनीतिक पुरस्कार देने की योजना बनाने पर विचार किया जा सकता है, जो सांसदों और राजनीतिज्ञों को सम्मानित करने के लिए प्रयोग हो। हालांकि नरगिस दत्त अपने जमाने की बेहतरीन अदाकारा थी, मगर वे खुद और उनके पति दिग्गज कलाकार सुनील दत्त भी कांग्रेस में शामिल रहे। नरगिस दत्त के नाम पर फिल्मों को पुरस्कृत करना तर्कसंगत कहा जा सकता है। संभव है कि इंदिरा गांधी का नाम हटाने से होने वाले विवाद से बचने के चलते ही नरगिस दत्त का भी नाम हटाया गया हो। दरअसल पुरस्कारों का शीर्षक बेहद स्पष्ट और पारदर्शी रखने का प्रयास होना चाहिए। सत्ताधारी दलों को रचनात्मक क्षेत्र में राजनीति या राजनीतिक शख्सियत के नाम का प्रयोग जबरन करने से स्वयं बचना सीखना चाहिए। किसी भी पुरस्कार की गरिमा तभी तक रहती है जब तक उसे पूर्ण निष्पक्षता, पारदर्शिता पूर्वक और ईमानदारी से चयनित किया जाता है, न कि उसका शीर्षक या नाम क्या है यह मायने रखता है। स्वच्छ पर्यावरण की उम्मीदें। सुरेश भाई, विश्व में जलवायु परिवर्तन से बढ़ रही गर्मी और आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी के कारण ऊर्जा की खपत दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिसके लिए दुनिया के लोग जीवाश्म ईंधन पेट्रोल डीजल का 80% उपयोग कर रहे हैं, जो जलवायु संकट पैदा करने के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है। इसकी खपत कम करने के लिए दुनिया के लोग प्रतिवर्ष जलवायु सम्मेलन में चिंता व्यक्त करते हैं। पिछले दिनों दुबई में 28वें जलवायु सम्मेलन में महसूस किया गया है कि नवीकरणीय ऊर्जा, सौर, पवन, बायोमास, भूतापी के पर्याप्त स्रोत जब तक उपलब्ध नहीं होते तब तक जीवाश्म ईंधनों पर बंदिशें लगाना संभव नहीं है। ऊर्जा के इन स्थायी स्रोतों को उपयोग में लाने के लिए इससे भी कदम धीमे पड़े हैं कि इससे स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करने के लिए 4.5 अरब डॉलर की आवश्यकता है, जिसको विकसित देश विकासशील देश को पूरी तरह देने के लिए राजी नहीं है। भारत में ही जीवाश्म ईंधन से 75.5%, परमाणु शक्ति से 2.8 और सौर ऊर्जा से 4.2, पवन ऊर्जा से 4.6, पन बिजली से 10.7, बायोमास 0.5% ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2070 तक ही शून्य कार्बन उत्सर्जन की लक्ष्य प्राप्त के लिए प्रतिबद्धता जता रहे हैं। जून 2023 के अंत तक के आंकड़े बताते हैं कि भारत एशिया में तीसरे और दुनिया में 5वें स्थान पर अक्षय ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। देश में 2030 तक 280 गीगावाट सौर क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2024 के बजट में सौर ऊर्जा क्षेत्र को आईबीईएफ द्वारा 5वें सबसे आकर्षक वैश्विक सौर ऊर्जा क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई। हिमालय क्षेत्र में भी सौर ऊर्जा का विकास ऊर्जा प्रदेश के सपने को साकार कर सकता है। गौरतलब है कि विभिन्न मीडिया माध्यमों से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सौर संयंत्र लगाने के लिए मदद देने की सूचनाएं आ रही हैं। बैंकों से कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत स्तर पर यदि कोई 200 किलो सोलर संयंत्र लगाना चाहता है तो उसे 50% से अधिक सब्सिडी पर कर्ज मिल सकता है। इस तरह के सोलर संयंत्र लगाने पर 1 करोड़ रुपए से अधिक खर्च आता है। यदि संयंत्र लग गया है तो प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की आय मिल सकती है और बिजली का बिल भी शून्य हो जाएगा। यदि कोई अपने घर में सोलर सिस्टम लगाना चाहता है तो ओजस सबसे तेज और विश्वसनीय विकल्प बताया जा रहा है। इसके द्वारा स्थापित किए जा रहे संयंत्र से 25 वर्षों तक मुफ्त बिजली मिल सकती है। ऑर्नेट सोलर का अनुभव भी पिछले 8 वर्षों का है, जो सोलर पैनल को घर की छत के रूप में बना सकते हैं। इससे दोहरा लाभ है, इससे छत तो मिलेगी, साथ ही बिजली भी मुफ्त मिल सकती है। यदि कोई नया घर बना रहा है तो उसकी पूरी छत को भी सोलर पैनल की बना सकता है। पहाड़ी इलाकों जहां लोगों ने जंगली जानवरों के आतंक के कारण अपनी खेती-बाड़ी बंजर छोड़ रखी है, में यदि सोलर पैनल लगाए जाते हैं तो वहां के गरीब, सीमांत एवं छोटे किसानों के लिए यह रोजगार का सबसे बड़ा साधन बन सकता है। लेकिन इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता कि बैंकों के भरोसे इच्छुक लोगों तक सौर संयंत्र स्थापित करना मुश्किल होगा। अच्छा हो कि सरकार अपनी योजनाओं में उसे स्थान दे। क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और माध्यम से भी सौर ऊर्जा का विकास किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर कंपनियां सोलर पैनल लगाने के आसान के सोशल सोशल मीडिया पर कंपनियां सोलर पैनल लगाने के आसन दे रही हैं, जिससे
ऑनलाइन संपर्क करके मदद ली जा सकती है। राजस्थान समेत अन्य राज्यों जहां सूर्य की किरणें अथाह गर्मी पैदा कर रही हैं, में स्थापित सोलर संयंत्र में पर्याप्त ऊर्जा पैदा हो रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में भी ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां हर समय धूल खिली रहती है और आबादी इसलिए निर्जन हो रही है कि गांव में पर्याप्त बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं नहीं है। ये सुविधाएं विद्युत आपूर्ति के बिना अधूरी रह जाती हैं। इन स्थानों में सुविधाओं के लिहाज से भी सौर ऊर्जा विकास की नई रोशनी ला सकती। दुनिया में स्वच्छ ऊर्जा के रूप में हाइड्रो पावर को अपेक्षित पहचान नहीं मिल पा रही है, क्योंकि नदियों में लगातार जल की मात्रा घट रही है। बरसात में बाढ़ से नदियों के तट पूरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। नदियों के बहाव को रोकने वाली जल विद्युत परियोजनाएं भी हर साल बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त हो रही हैं। बाढ़ में बहने के बाद उन्हें दोबारा पूर्व स्थिति में नहीं लाया जा सकता। इसलिए सबसे बड़ा ऊर्जा विकल्प सौर ऊर्जा है। इसलिए भी देखा जा रहा है कि सूर्य की किरण हर जगह उपलब्ध है। अनेक स्थान है जहां सुबह से अंधेरा ढलने तक सूर्य का प्रकाश धरती को रोशन करता है। सूर्य की रोशनी को सौर ऊर्जा के रूप में उपयोग करना समय की मांग है। धन्यवाद।